अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तख्ते इस्लामाबाद की इंतखाबी जंग में हर बार की तरह इस मरतबा भी पंजाब के इंतखाबी दंगल पर सब की नजरें लगी हुई हैं। 88, 90, 93 के इंतखाबात तक पंजाब में बड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होता था। 97 में नून लीग ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का एक तरह से सफाया ही कर दिया। 2002 के इंतखाबात में पंजाब में सह फरीकी मुकाबला हुआ। किंग्स पार्टी काफ लीग के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब के इंतखाबी दंगल में सरगर्म रही। 2008 में फिर पंजाब में इन तीनों जमातों के माबैन मुकाबला हुआ। सूबे में नून लीग ने 148 नशस्तें लेकर हुकूमत बनाई, मगर पीपल्स पार्टी ने 103 और काफ लीग ने भी 79 नशस्तें हासिल की। 2013 के इंतखाबात में नून लीग ने कुल 371 में से 313 नशस्तें हासिल की, मगर अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई। पीटीआई ने 30 नशस्तें हासिल की तो पीपल्स पार्टी सिर्फ 8 नशस्तों तक महदूद होकर रह गई। 2018 में इस सूबे में पीटीआई ने 184 तो नून लीग ने 164 नशस्तें हासिल की। और अगर कौमी असम्बली की 141 नशस्तों की बात की जाए तो पीटीआई ने 68 तो नून लीग ने 62 नशस्तें हासिल की। इंतखाबी एतबार से अगर पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम करके देखा जाए तो गुज़िश्ता इंतखाबात में पंजाब असम्बली की 297 जनरल नशस्तों में जनूबी पंजाब की 95 नशस्तों में से अक्सर नशस्तें पीटीआई के पास थी, तो वस्ती और शिमाली पंजाब की 202 नशस्तों में वाज़े अक्सरियत नून लीग के पास ही थी। अब की बार पीटीआई जिस सूरत हाल से गुजर रही है उसको देखकर हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि पीटीआई की कारकर्दगी पंजाब में कैसी रहेगी। ताहम ये बात तय है कि पीटीआई ने 2018 के इंतखाबात में जिस तरह जनूबी पंजाब में कामयाबी हासिल की थी, अब ये मुमकिन दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब की बार न पीटीआई के पास इन इलाकों में इलेक्टेबल्स की अक्सरियत है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत। यूं अब पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को नून लीग का मुकाबला शिमाली और वस्ती पंजाब में करना होगा, जहां पर 2018 में भी नून लीग अक्सरियत में रही। इस मरतबा जहां एक तरफ पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं तो दूसरी तरफ नून लीग के कंधों पर 16 माह की हुकूमत का बोझ। ताहम पंजाब के रिवायती हलकों में ऐसी जमात को भरपूर सियासी फायदा मिल रहा होता है जिसके बारे में तासुर हो के इंतखाबात के बाद इसी जमात की हुकूमत बनने जा रही है। अब देखना होगा कि 8 फरवरी को पंजाब में मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात के तासुर की बिना पर वोटिंग होगी या मजलूमियत की लहर उठेगी। देखना तो यह भी होगा कि बिलावल की पंजाब में अनथक इंतखाबी मुहिम किस हद तक इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होती है। तो स्ट्रेट टॉक के पहले हिस्से में बात करेंगे पंजाब के सियासी मैदान पर। इंतखाबात में चंद दिन बाकी, 8 फरवरी को पंजाब का वोटर क्या सोच रहा है। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। 8 फरवरी के इंतखाबात, किंग्स पार्टी का तासुर, मजलूमियत की लहर या अनथक इंतखाबी मुहिम, क्या होगा पंजाब का फैसला? शहजाद साहब। आयशा देखें, मैं सबसे पहले तो शुरू करता हूँ कि जो डायनामिक्स हरकियात जो इलेक्शन की हैं, जिसके ऊपर बारहा हमारे यहाँ जिक्र भी किया गया, उसके अंदर तंजीम सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। तंजीम हल्के की सतह पे, निचली सतह पे, जहाँ पर कि मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन वाले दिन, उसका इंतज़ाम और बंदोबस्त जब तक ना हो वो नहीं आगे बात आप अपने वोटर को निकाल के इलेक्शन बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जा सकते। पहली बात तो ये है। अगर हम उसका मुकाबला करें तो हम ये देखते हैं कि पीएमएलएन उसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई से बहुत आगे है। पीटीआई तकरीबन इस वक्त मफलूज हालत में है इन तमाम जगहों पे। दूसरी बात, हम जब लहर की बात करते हैं तो असल में हम अपने इर्द गिर्द लाहौर के अंदर, और मैं जब लोग कहते हैं ना अर्बन पंजाब या जीटी रोड का पंजाब, जीटी रोड का पंजाब हकीकतन सिर्फ लाहौर ही है। उसके आगे इस तरफ को आ जाएं, पीछे चले जाएं, सेंटर में चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, जहां पे तीनों चारों तरफ अतराफ हैं, वो आप उसको रूरल पंजाब ही समझिए या रूरल पंजाब के टाउन ही समझिए। तो आज का जेलम वो जेलम नहीं है जिसको कि हम समझेंगे कि एक लहर के नीचे बह गया। लहर जब आई थी तो 1970 में आई थी। वो लहर क्या थी? जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शन से पहले ट्रेन के ऊपर पूरे मुल्क का दौरा किया और जहां जहां जुल्फिकार अली भुट्टो की गाड़ी रुकती वहां पर वो एड्रेस करते थे और फिर उसके बाद लोगों का एक जमे गफीर उसको देखने के लिए जमा हो जाता था। वो थी मोबिलाइजेशन। ये मोबिलाइजेशन आज के दौर में इमरान खान को या उसकी पार्टी को अवेलेबल नहीं है। तो जब लहर की बात की जाती है तो लहर के लिए उसकी जो अपनी लहर की हरकियात होती हैं वो भी अवेलेबल पीटीआई को नहीं है। इसलिए कोई बहुत बड़ी मुझे वहां तब्दीली नजर नहीं आती। एक तो ये बात होगी। तीसरी बात, पंजाब का मिजाज है
इलेक्टेबल्स तो है ही हैं, लेकिन वहां पर जितना वहां पे जो लाइकली विनर होता है ना, उसकी तरफ घोड़े ज्यादा बहना शुरू हो जाते हैं। ये पंजाब के रूरल पंजाब का एक मिजाज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद PMLN जो कि जिसको जाना जा रहा है और पहचाना जा रहा है कि शायद अगली हुकूमत इन्हीं की बनेगी, तो ज्यादा आपको रूरल पंजाब के अंदर जो रिएक्शन आएगा, सपोर्ट आएगी, वो मेरे ख्याल में PMLN की शक्ल में आएगी। लेकिन एक और चीज याद रखें कि मैं आपको प्रोविंशियल असेंबली का बता दूं, और उससे हम उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेशनल असेंबली में 2013 के अंदर, मैं 18 की बात नहीं कर रहा, 2008 के अंदर, 2008 में जबकि कोई सपोर्ट किसी किस्म की पीपल्स पार्टी अपने तौर पे जीती जिस तरह जीती, PTI का नाम ही नहीं था। 89 सीट्स थी नेशनल असेंबली में PMLN की। जब PTI की बारी आई तो 82 सीट्स हो गई, बीच में वाला छोड़ देता हूं क्योंकि 166 उनकी हो गई। तो जब सपोर्ट उनको मिलती है तो वो 80-85 की जगह ऊपर 150 पे चले जाते हैं PMLN वाले। इसी तरीके से सूबे के अंदर 148 2008 में, 1064, तो समवेयर बिटवीन 150-160 उनकी जेन्युइन सपोर्ट है। और जब कोई और किसी और तरफ धक्का देता है प्रोविंशियल असेंबली में, तो फिर वो 313 पे चले जाते हैं। तो ये याद रखना है कि ये चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं इस जगह पे। और बाकी अगर मैं देखूं PTI का जो 30 से 184 पे चले गए, यानी एकदम से छलांग मार के 150 की गेन कर ली पंजाब असेंबली के अंदर, वो इस दफा तो मुमकिन नहीं हो पाता। तो कहीं पे दरमियान में रुकेंगे। फाइनली पीपल्स पार्टी का बताऊं, जरदारी साहब की स्टेटमेंट है पिछले 2 दिन पहले गालिबन, तो किसी जो आसमा शिराजी किसी ने उन्हें इंटरव्यू कर रहे थी, और ये उन्होंने पूछा कि आप कितनी सीटें निकाल लेंगे, 30-35 पंजाब से। उन्होंने कहा वो तो बहुत विशफुल होगा, वो तो एम्बिशियस होगा। तो अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि 30 से 35 निकालनी एम्बिशियस होगा, तो मैं समझूंगा कि 10 से 15 भी अगर निकाल लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और फाइनली IPP का बहुत बड़ा फैक्टर है इस दफा, जो कि साउथ पंजाब को और PMLN की सपोर्ट के अंदर बहुत वो एक्टिवली अपना रोल अदा करेगा। दुरुस्त हो गया जी। इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आऊँ, पंजाब के ग्राउंड की इंतखाबी हरकत, रवायती जो हल्के हैं हमारे देही हल्के हैं, जो मुस्तकबिल की मुमकिन जमात जिसका एक इशारा ऊपर शहजाद साहब ने भी दिया, बरादरीज़म और ब्लॉक्स की बुनियाद पर वोट मिल रहे होते हैं। अगर कहा जाए तासुर किंग्स पार्टी का नून लीग के साथ इस वक्त खड़ा है, तो 16 माह की कारकर्दगी भी और माशी हालत भी वोटर भूला तो नहीं है। आपके ख्याल में पंजाब क्या सोच रहा है इस वक्त? पंजाब को पहली बात तो है कि मैं हैरान हूँ कि हमने वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया कि शहरी और दही हवालों से, और कहा कि अर्बन पंजाब सिर्फ लाहौर तक ही महदूद है। ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है जो हमारे सामने आ रही है। अगर हम दही हलकों की बात करें तो बिल्कुल शहजाद साहब ने सही कहा कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, और इलेक्टेबल्स उन बुरे हालात में भी जब 2018 का इंतखाबी नताइज हम सामने रखते हैं तो 68-62 का मुकाबला है, तो कोई इतना तो नहीं है। जबकि 3 रिटायर्ड DG ISI एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ एक आदमी की हमायत कर रहे थे, और 2013 के इंतखाबात के बाद उसको 2014 में लॉन्च कर दिया गया था तमाम तर करोफर के साथ, और मीडिया छाया जा रहा था उस नए पाकिस्तान के लिए, एक इनकलाबी पाकिस्तान के लिए, एक तब्दील पाकिस्तान के लिए। और बातें भी क्या थी कि इतने करोड़ नौकरियां, और बात ये थी इनके पेटों में से ये हम आए और ये 10 अरब निकाला इसके पेट से और मारा मुंह पे उसके। इन हालात में भी जो नताइज आए 2018 की रात को, वो आपके सामने हैं। अब इसमें माइनस कर दीजिए 18 महीने की जो इनकी गलतियां हैं या इनकी जो कोताहियां हैं, उस ताकत में से माइनस भी कर दें तो ये उस पार्टी को नहीं जाएंगी जिसका तस्करा हम कर कर के थक रहे हैं। मैं आज अपने घर में केबल देख रहा था, अच्छा, और मैं हैरान रह गया कि केबल के ऊपर उस पार्टी की जिसको आप कहते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी, सारे के सारे उम्मीदवारों के तमाम के इश्तहारात हैं, तमाम के तमाम का प्रोग्राम है, प्रोजेक्शन है। शहर में, मेरे शहर लाहौर में फिर के देख लो, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, उनके बैनर्स भी चल रहे हैं, उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं, वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात जो शहजाद साहब ने की, जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इलेक्शन एक ख़ास जगह पे होता है, एक ख़ास पोलिंग स्टेशन पे जाना होता है, पता होना चाहिए वोटर को कि मेरा वोट कहाँ है। इसके लिए भी वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये नहीं वो कह सकेंगे कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे या उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। मसला वहीं पे आ जाएगा कि अगर तो उन 4 सालों में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए होते जो दूसरे लोगों के मुकाबले में बेहतर होते तो शायद उनका मार्जिन बढ़ जाता। ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा है कि आपका सवाल है अनथक इंतखाबी में, ये हकीकत है कि बिलावल और आसिफ जरदारी साहब की तबीयत मैं महसूस करता हूँ ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो मुझे कुछ नहीव भी नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो भी मुहिम में, आसफा को भी मुहिम में शामिल किया गया। मगर जितने जल्द से बिलावल भुट्टो साहब ने अकेले किए हैं उतने किसी ने नहीं किए। मैं वही कह रहा हूँ। और फिर मैं तो इसमें और इजाफा कर रहा हूँ, आसफा साहबा को भी पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। और आसफा साहबा को सिंध में अभी हमें सोचना पड़ेगा कि सिंध जो उनका एक फोर्ट है, एक किला है, जिसके बारे में गुज़श्ता रोज़ हमने कहा कि उसको ख़राब करना, उसको हिलाना, उसको कमज़ोर करना, उसको तोड़ना, उसमें नकब लगाना नामुमकिन है। वहाँ पे आसफा भी एक्टिव है। तो इसका मतलब है अनथक मेहनत तो हो रही है। अगर अनथक मेहनत हो रही है तो फिर कोई किंग्स पार्टी नहीं है। फिर हर आदमी अपने हक के लिए जा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो हमें इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो जमहूरियत का सर तासुर की बात की है। नहीं, तासुर गलत है। मैं उस तासुर उनकी जमात के लीडर्स को भी नहीं कहना चाहिए कि साड़ी गल हो गई है। साड़ी गल पता नहीं किसने कहा था और आपने 50 दफ़ा आपने ये बात कह ली। एक राना सनाउल्लाह इज नॉट एन अथॉरिटी फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। He is the only one of the person. And I don't know किस कॉन्टेस्ट में उसने कहा और किस कॉन्टेस्ट में सवाल किया। मैं उस बहस में जा रहा। आपके सवालों तक महदूद रहना चाहिए। आप हमें सवाल तहरीरी तौर पे दे रही हैं। जी बिल्कुल। आपने कहा ये बिल्कुल तासुर गलत है। ठीक है। तमाम पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं और मैं आपको बताऊं तो जवाब क्या और मैं बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी पार्टी जिसका बारे में आप कहते हैं कि उसको कोई मौका ही नहीं मिला, वो बिल्कुल भरपूर अपनी कैंपेन कर रही है। सो आपके सवाल का जवाब आया कि 8 फरवरी के इंतखाबात आपने पंजाब तक का महदूद कर दिया। पंजाब में फैसला मुझे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं और इफ्तिखार साहब का कि उन्होंने मेरा जो तज्जिया दिया किसी हद तक उसको सपोर्ट किया। एक चीज़ के सिवा जिसके ऊपर कि वो अर्बन और रूरल के अंदर पता नहीं क्यों एकदम से वो। सर वो इसलिए मैं बताता हूँ। शहजाद साहब आपकी बात ठीक। मैं पता क्या है, पंजाब को उस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता जो हमारे सिंध में हो रही है ना, कि शहरी सिंध और वो सिंध उससे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह रहा हूँ कि जो हमारा मिजाज, क्योंकि मैं पंजाब का गाँव का रहने वाला आदमी हूँ, सारी उम्र मैंने वहाँ गुजारी है, मैं अभी भी उधर ही रहता हूँ। इसलिए मेरा मिजाज, मैं अपने गांव को मिजाज को समझता हूं, अपने रूरल मिजाज को समझता हूं। मेरी जिंदगी सारी इधर ही गुजरी है, तो मैं उससे अपने कल्चर को भुला नहीं सकता सियासत को डिस्कस करते हुए, जो कि उसका एक बड़ा बुनियादी हिस्सा है। दूसरी बात देखिए, जब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं ना, तो हमने ये नहीं साबित करना कि पीटीआई जो है वो अभी तक क्या कहती रही है। जब मैं आज के दिन यहाँ बैठ के बात कर रहा हूं तो मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता पाशा ने क्या किया, मुझे नहीं पता ज़हीरुल इस्लाम ने क्या किया, मुझे नहीं पता फलाने ने क्या किया। मुझे ये पता है कि आज के ज़माने में, आज के दिन में ये हकीकत है और मैंने अब से लेके आइंदा की बात करनी है। एक तो ये बात है, नहीं हम आमतौर पर इसको पीटीआई और फौज के साथ मिला देते हैं, जो कि गलत बात है। जिस तरीके से हम रूरल और अर्बन की मिलाने पे अपसेट हो जाते, सीखपा हो जाते हैं ना, हमें इसके ऊपर भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। सीखपा हो गए, ठीक है, गुड। और नहीं इससे मैं सीखपा नहीं हो रहा। चले अब आप दोनों की बात हो रही है। नहीं हो रहा, मैं आपको सिर्फ। और तीसरी बात, हमने कोई नौकरियां लेनी है इन पार्टियों से? बिल्कुल ठीक। क्या मतलब नौकरियों की उम्मीद है? भाई सवाल जो आया उसका जवाब लेना नहीं लेना। सवाल जो आया उसका जवाब लेना नहीं लेना। इस्लामाबाद फारिग है। अब इस्लामाबाद वाले भी रो रहे हैं कि अगर पंजाब और रूरल की बात करोगे तो फिर इस्लामाबाद को कौन लाएंगे? पंजाब इतना चालाक है कि अर्बन रूरल की लड़ाई में इस्लामाबाद को फारिग कर दिया है। जी मैं आ रही हूँ ज़ैगम साहब की तरफ। अपने ऊपर ही बस फोकस रखा। नहीं आगे जी आगे, माजरत। ज़ैगम साहब, 2018 के इंतखाबात में वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2024 आ गया है, कोट लखपत जेल वाले जाती उमरा हैं और बनी गाला वाले अडियाला जेल में हैं। क्या पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोटर नून लीग को वोट देगा? आपने मियां शहबाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा जो था उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि हम अपने वोटर की इज्जत करें। अच्छा ठीक है, तो ये अभी का नारा है। ठीक हो गया। देखिए, मुग़ल दौर में जब बादशाह किसी से नाराज़ होता था तो कहते हैं कि वो उसको एक हाथी का तोहफा दे देता था और फिर वो उस हाथी को पालते पालते कंगाल हो जाता था।
अब पिछले इलेक्शन में बादशाह ने हमें एक हाथी दिया और इस इलेक्शन में दूसरा हाथी दिया। हम खुद से चुनते तो भी शायद इन्हीं हाथियों को चुनते। पिछली दफ़ा अब वाले हाथी को चुनते और अब की बार पिछले वाले हाथी को चुनते। लेकिन क्या जाता बादशाह का कि हमें अपने मर्ज़ी के हाथी चुनने का मौका मिल जाता। देखिए, कैंपेन, बिलावल की कैंपेन तो अहम बात नहीं है, हम पंजाब की बात कर रहे हैं। यहाँ 2 पार्टी प्रोविंस है, पीपल्स पार्टी तो उस तरह मुकाबले में ही नहीं है, 10 सीटें ले ले तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तो अखाड़े में एक ही पहलवान है और एक पहलवान होता है। और जब बादशाह नाराज़ होता है तो क्या होता है? 2018 का मवाजना इस वक्त नहीं बनता, 2024 का मवाजना बनता है 2002 से। 2002 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वोटों का पंजाब में हिस्सा था, जो 60% था, वो 17% रह गया था, तिहाई से कम हो गया था। मैं नहीं समझता कि इस बार कुछ बात मुख्तलिफ होगी। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग बहुत आसानी से सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोटें ले लेगी। किंग्स पार्टी का उसको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। जो पाकिस्तान में देखें, जो रूरल अर्बन डिवाइड है, मैं थोड़ा सा अपना सोशियोलॉजिस्ट का हैट पहन लूँ, ये एक हकीकत है। उसकी वजह ये है कि जब रूरल एरियाज़ में रह रहे होते हैं तो पूरी फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं, चचा, ताया, मामा, बिरादरी के साथ रह रहे होते हैं। और जब बिरादरी किसी का साथ देने का फ़ैसला करती है तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। मेरे लिए भी मुश्किल होता है। जब मेरा कज़न वहाँ इलेक्शन लड़ रहा होता है तो मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। मुमकिन नहीं कि वहाँ जाके मैं अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकूँ, अपनी मर्ज़ी की बात भी कर सकूँ। लेकिन शहर में मामला क्या है? मेरा बेटा एक और पार्टी को वोट देने का इरादा रखता है, मेरी बेटी एक और पार्टी को वोट देने का इरादा रखती है, मैं एक और पार्टी को वोट देने का इरादा रखता हूँ। डेमोक्रेट हैं आप लोग घर में सारे। इसलिए अर्बन जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। अर्बन से हवाएं चलती हैं जो बाद में जाके रूरल पे असर डालती हैं। नए सियासी ट्रेंड हमेशा अर्बन एरियाज से निकलते हैं। फिर क्या होता है ऐसे मामलात में? जब कोई पता चल जाता है कि किंग्स पार्टी है तो ये बिरादरियां किंग्स पार्टी के साथ चली जाती हैं। उनका फ़ायदा इसमें होता है। वो तय कर सकती हैं कि अच्छा अब तो आप जीत ही जाएंगे, हम भी आपके साथ हैं, आप बताओ हमें क्या फ़ायदा दोगे। क्योंकि ये बिरादरी धड़े जो हैं ये जाते ही इलेक्टेबल्स के साथ हैं और उस इलेक्टेबल के साथ जाते हैं जो जीतने लगा हो और उसके साथ बारगेन करके जाते हैं, तो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। पीटीआई हमें पता है उसके पास कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट उसके भाग चुके हैं। 2002 की मुस्लिम लीग नवाज़ से ज़्यादा बुरी हालत है उसके कैंडिडेट्स की। मुस्लिम लीग नवाज़ के भी माशाल्लाह कैंडिडेट सब भाग गए थे, ऐसा नहीं है 2002 से मवाजना कीजिए, लेकिन उसके पास फिर भी उसका निशान था। वो उस वक्त इलेक्शन में कैंपेन करने की पोजीशन में थी, वो कैंपेन कर रही थी। इस वक्त वो भी पोजीशन नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज बहुत तकड़ी है। ठीक है जी, अभी तक हमें असरात ये लग रहे हैं कि किंग्स पार्टी का तासुर जहाँ मामला वही है, मगर देखना फैसला तो वोटर ने करना है। अब साहब जनूबी पंजाब में जो इलेक्टेबल्स का फैसला कौन किरदार है, वस्ती और शिमाली पंजाब में बरादरीज़म, थाने कचहरी की कारकर्दगी, ये जो पंजाब की सियासी हरकियात हैं आपके ख्याल में फ़ायदा देंगी नून लीग को, नुकसान देंगी? देखिए, मैं अभी सारे अपने सीनियर हजरात का तज्ज़िया सुन रहा था, आपने भी अपने इंट्रो में कुछ बातें की हैं, तो मैं ये समझता हूँ या तो हम मेरे सीनियर्स बहुत सादा हैं या फिर सादा ही कह सकता हूँ, और तो कोई वजह नहीं हो सकती कि इतना सादा तज्ज़िया किया है। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, बड़े एहतराम के साथ मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। 2002 की बात की है और 2002 को 2024 से मिला दिया है, ये स्टैच ऑफ इमेजिनेशन हो सकती है, फैक्ट्स ये नहीं है। 2002 में कितने उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के पास, और 2024 में देखें पीटीआई के पास उम्मीदवार कितने हैं, किस किस सीट से हैं। इफ्तिखार साहब ने ही नहीं उम्मीदवार आजाद हैं, उसके पास तो थे, है ही नहीं, जीरो हैं। हाँ? जीरो आजाद हैं सब। नहीं कोई नहीं है, उम्मीदवार है ही नहीं। जो भी आजाद है उनके इख्तिलाफी ओपिनियन सुनते हैं। उनके पास तो बहुत से उम्मीदवार थे जी। अब साहब सिंबल था। अच्छा चलें, सिंबल से अगर फर्क पड़ता होता तो पीपल्स पार्टी तो जीरो उम्मीदवार है ना सर, बता दीजिए कौन सा उम्मीदवार है पीटीआई की टिकट ना मुस्लिम लीग नून कर रही होती है। ठीक है साहब, अबसार साहब के नुक्ते से समझते हैं ना इसको। इस्लामाबाद से बताऊं, इस्लामाबाद से बताऊं या कहां से बताऊं, बताएं आप बता दीजिए। पीटीआई की टिकट पे कौन लड़ रहा है वो बता दीजिए सर। पीटीआई का टिकट इस्लामाबाद के उम्मीदवार बताऊं आपको?
जिनसे हल किया गया, आप आजाद है सर, आप आजादों को गिनवाएंगे। चलें क्रॉस टॉक नहीं करते हैं हम लोग आपस में, बेहतर होगा। अबसार साहब का नुक्ता नजर समझने की कोशिश करते हैं कि उनका एनालिसिस किस बेस पर है। जी अबसार साहब। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर गए हैं तो मैं उस पर तो नहीं बात कर सकता। बात हो रही थी उम्मीदवार नहीं चेंज कर रहा सर, नहीं चेंज कर रहा। बात इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई कैंडिडेट नहीं है, पीटीआई का एक कैंडिडेट भी नहीं है। जी चलें, आपने आज फैक्चुअल बात की, बड़ी खुशी हुई मुझे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2002 का तो उन्होंने बता दिया। अब 2008 में जो इलेक्शंस हुए थे ना, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तो शायद मेरी बात पे आपको यकीन भी आ जाए। बात यह है कि मैंने ये समझता कि इलेक्टेबल पंजाब को इतना डाउनग्रेड भी ना किया जाए। मैं समझता हूँ पंजाब वो वाहिद सूबा है चारों सूबों में से जहाँ पे परफॉर्मेंस पे वोट देने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। मैं पॉपुलेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं परसेंटेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और इसमें कोई मैं इलीटिज़म भी नहीं है, एक फैक्ट है वो बयान कर रहा हूँ कि पंजाब के लोग जो हैं उसमें स्विंग वोटर की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब जैगम साहब अगर आप सुनेंगे ना तो तभी आपको बात समझ आएगी, बोलने से नहीं समझ आती बात। तो सुने, स्विंग वोटर की तादाद पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है हर इलेक्शंस में, और स्विंग वोटर जाता है परफॉर्मेंस के पीछे। अगर आप खाली ये बात करें कि लहर बन गई है तो वो चले गए हैं, ये कुछ जो मैं लहर का भी फ़र्क बता दूंगा जो 2013 में आया था। 2008 में सबको पता था बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनने आ रही है, फिर भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती। 2013 में पता था कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ रही है, तो मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल गई, वो लहर बनी थी पंजाब असम्बली में, तो वो उनकी सीटें बहुत ज़्यादा हो गई, अक्सरियत से भी ज़्यादा, 2/3 से भी ज़्यादा। 2018 में सबको पता था कि PMLN जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ रही, इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा है, तब भी पंजाब में मेजॉरिटी पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग नून थी। उन हालात में जिनका जो आज भी जैगम साहब के मुताबिक बहुत आइडियल हालात थे मुस्लिम लीग नून के और 2024 से बहुत फ़र्क थे, उसमें भी मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी थी। तो अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो अभी आप देख लें, तो जो परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में हुकूमत की रही, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, वो पंजाब का वोटर देखेगा और पंजाब का वोटर परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो परफॉर्मेंस को वोट देगा। उसमें लहर तब बनती है जब वो कहें कि ये मेजॉरिटी में तो आ ही रहे हैं, चले मजीद वोट इनको दे दें। ये मैं नहीं मानता कि पंजाब की कोई सियासी जमात हो वो माइनॉरिटी में जा रही हो और लहर की वजह से वो माइनॉरिटी में आ जाए, मेजॉरिटी में आ जाए। पंजाब में वही पार्टी कामयाब होती है जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। एक तो सर ये तीन ऑप्शंस में से परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी है? पंजाब क्या सोच रहा है? पूरे मुल्क में लहर पीटीआई की थी 2018 में, पंजाब में पीटीआई नहीं जीती, अक्सरियत नहीं ले सकी। ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। फैक्ट्स हो गए, अब साथ फैक्ट्स हो गए। नाउ व्हाट इज योर पॉलिटिकल एनालिसिस कि ये तीन खड़ी हैं, इनमें से परफॉर्मेंस के लिहाज से वोटर किधर ज्यादा जाएगा? मेरा ख्याल है कि पंजाब पिछले 15-20 साल में परफॉर्मेंस देखेगा। जिस पार्टी ने जिस सियासी जमात ने पंजाब में बेहतर परफॉर्मेंस किया, 15-20 साल की परफॉर्मेंस ठीक हो गया। अंदाजा लगा लें किसने बेहतर किया, उस्मान बुज़दार ने या शहबाज? मैं तो आप लोगों के अंदाजे ले रही हूँ, मैं अपना अंदाजा फिलहाल वोटर के साथ ही छोड़ती हूँ। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हम बलोचिस्तान का वोटर, वहां की ग्राउंड रियलिटी और वो सोच क्या रहे हैं 8 फरवरी के लिए। पैनल क्या राय रखता है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आबादी के एतबार से सबसे छोटे मगर रकबे के एतबार से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की कौमी असम्बली की कुल 266 में से सिर्फ 16 नशस्तें हैं, मगर गुज़श्ता कुछ अरसे से इस सूबे की लहर का बराह रास्त असर इस्लामाबाद में भी पड़ता है। बलोचिस्तान के इंतखाबी तनाजुर की बात की जाए तो इस सूबे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 16 नशस्तों में से 3 नशस्तें कोयटा और 13 नशस्तें बलोच और पश्तून बेल्ट में तकसीम हैं। बलोच बेल्ट के अहम अजला में हब, लसबेला, आवारान, गवादर, चागी, खुजदार, नसीराबाद और डेरा बुगटी शामिल हैं। बलोच बेल्ट में बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मैंगल नेशनल पार्टी के साथ साथ बाप के बलोच इलेक्टेबल सरदारों का सियासी असर ज़्यादा है। साहिली इलाकों के अलावा बाकी इलाकों में सरदारी निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम भी वाशक, खारान, कल्लात जैसे बलोच इलाकों में किसी हद तक सियासी असर रखती है। बलोचिस्तान की पश्तून बेल्ट की बात की जाए तो अहम अजला में पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, लोरालाई, ज़ियारत, मूसा खैर, जोब के इलाके शामिल हैं। पश्तून बेल्ट में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम का सियासी असर है, जबकि पश्तून आबादी के बायस एक तरफ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी तो दूसरी तरफ मदरसों के नेटवर्क की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम इन इलाकों में काफ़ी असर रखती है।
कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में पश्तून, बलोच, हजारा के साथ साथ पंजाबी आबादी भी काफी तादाद में मौजूद है। बलोचिस्तान के दूसरे अहम इलाकों की तरह कोयटा में वोटिंग के रुझान में भी नस्ली और लिसानी अवामिल काफी अहम किरदार अदा करते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में कोयटा की 3 नशस्तों में से एक PTI, एक MMA और एक नशिस्त बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हासिल की थी। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के बायस हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बलोचिस्तान का सूबा कई एतबार से हसास माना जाता है। बलोचिस्तान में सरदारी निज़ाम, मिलिट्री ऑपरेशंस की तारीख, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, अलहदगी पसंद मुसल्लह ग्रुप्स की कार्रवाइयाँ, भारतीय मुदाखलत, फ़िरका वारियत, करप्शन, नाखानदगी और इंतहाई गुर्बत इस सूबे के बड़े मसाइल हैं। अब 8 फरवरी के रोज़ देखना होगा कि इस सूबा सरदारी निज़ाम के असरात नस्ली और लिसानी बुनियादों पर मुनक़सिम मैंडेट देगा या फिर इस मर्तबा सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। पैनल क्या सोच रहा है, आपके सामने रखेंगे सवाल इस तरह से। बलोचिस्तान जमाती वाबस्तगी से ज्यादा कबायली निज़ाम, बलोच नेशनलिज्म, पख्तून नेशनलिज्म, मजहबी रुझान के सियासी असरात, क्या 8 फरवरी को बलोचिस्तान में यही अवामिल किरदार अदा करने जा रहे हैं या फिर कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? ज़ैगम साहब, सबसे पहले तो मैं मुख्तसरन जो पंजाब का अजीम स्विंग वोटर है जो परफॉर्मेंस पर वोट देता है और इलेक्शन से हफ्ता 15 दिन फैसला करता है, पहले 5 साल में उसको समझ नहीं लगती, 15 साल में समझ नहीं लगती, उसको आखिरी 15 दिन में आके समझ लगती है कि परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है। जाहिर सी बात है वो हवा का रुख देखकर फैसला करता है। परफॉर्मेंस का आखिरी 7 दिन में 10 दिन में फैसला नहीं किया जाता। वो ये देखता है किसके जीतने का चांस है और ये परफॉर्मेंस नहीं कहते, इसको पेट्रनेज कहते हैं और पेट्रनेज और परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क है। इस पर बड़ी अच्छी रिसर्च अवेलेबल है, बाद में हम बात कर सकते हैं। बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। मसला बाप का है, बाप किधर जाएगा। देखिए बहुत ही मुतनव्वे सूबा है बलूचिस्तान और उसका तनव्वु जो है उसके लिए मसला भी पैदा करता है और एक ऐसी असम्बली पैदा करता है जो बहुत मुनक़सिम होती है, किसी को अक्सरियत नहीं मिलती, अक्सरियत तकरीबन नामुमकिन। अगर पिछले इलेक्शन को हम देखें तो MMA को 5 सीटें मिली थी, सबसे ज़्यादा वोट थे MMA के 31%। 4 सीटें मिली थी BAP को, बाप को, 3 सीटें BNP को, 2 आज़ाद थे, 1 जमहूरी वतन पार्टी के पास था। आप देखिए कितना तकसीम शुदा एक मैंडेट है। और एक बड़ी तब्दीली जो पिछले इलेक्शन में आई थी वो ये थी कि PK मैप जो पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी है वो तकरीबन नॉक आउट हो गई थी। पश्तून नेशनलिस्ट नॉक आउट हो गए। BNP भी जो बलोच नेशनलिस्ट हैं वो बड़ी हद तक हो गए और उसका कुछ नुकसान भी है कि जो बलोचों की आवाज़ उनके अपने नेशनलिस्ट पार्टी के ज़रिए आती थी वो भी अब आना कम हो गई है। अभी हमें जो नज़र आ रहे हैं, ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, एक तो ये नज़र आ रहा है कि मजहबी जमातें ख़ास तौर पर JUI पिछली दफ़ा से भी शायद थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी। ठीक। दूसरी चीज़ हम देखी कि बाप कुछ बिखर गई है और BAP के जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी एक अच्छी तादाद जो अच्छे वाले इलेक्टेबल हैं, नंबर 1 वाले इलेक्टेबल्स वो मुस्लिम लीग को दिए गए हैं। ये भी बादशाह की पार्टी होने की निशानी है कि बाप किसके पास जाता है, बाप किसको दी जाती है बाप पार्टी का हिस्सा। ठीक। और कुछ जो है थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को भी मिला है। बिल्कुल। तो ऐसा ही लगता है कि मजहबी जमातें लेंगी, उसके बाद जो BAP जो है जो अब मुस्लिम लीग की शक्ल में होगी और पीपल्स पार्टी की शक्ल में वो होगी। एक आध शायद वो BAP के प्लेटफॉर्म से भी ले ले, कुछ BNP वाले लेंगे। तो उसी तरीके से जिस तरीके से सियासत रही है बलूचिस्तान की, मेरी राय में उसी तरह ही चलती, बहुत तब्दीली नहीं आएगी। बहुत तब्दीली नहीं आएगी। मगर अब सार साहब गुज़िश्ता 10 सालों से इस्लामाबाद में जो तब्दीली की लहर है वो उसमें बलूचिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। क्या आने वाले सियासी बंदोबस्त में भी बलूचिस्तान का वही किरदार होगा? अब सेनेट की हद तक तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कौमी असम्बली में या हुकूमत बनाने की हद तक तो बलूचिस्तान का किरदार नहीं रहा इतना अहम। लेकिन ज़ाहिर है सेनेट में सेनेट चेयरमैन और उसके ज़रिए बलूचिस्तान की हुकूमत में तब्दीली वो तो होती रही है, लेकिन कौमी असम्बली की नशस्तों में या कौमी असम्बली में किस सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा रहता है। कहीं ना कहीं इस्लामाबाद की सियासत को शेप अप किया है बलूचिस्तान में पिछले 8-10 साल में बहुत ज़्यादा। देखिए इस सदर वही बना है जिसमें चाहे आसफ अली जरदारी हो, ममनून हुसैन हो या आरिफ अलवी, जो जिस सियासी जमात से जिनका ताल्लुक था वही सदर बने बलूचिस्तान का।
हिस्सा एक्स्ट्रा नहीं रहा। जो जमात जिसको लाना चाहती थी ले आई, सिर्फ सेनेट चेयरमैन के रेफरेंस से वो हुआ है, क्योंकि उसमें सादिक संजरानी साहब ने जो अपना किरदार अदा किया है, उसमें जो पीछे चीज़ें चल रही थी उसकी मेरा ख्याल वक्त नहीं है डिटेल में जाने का, पैसा और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक उससे। लेकिन जो आपका आज का सवाल है ना, उसमें मैं बदकिस्मती की बात यह है कि जो अवाम के सही नुमाइंदे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा कई सालों से, ना ही इस दफ़ा आने दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी बलूचिस्तान के साथ, और इसका असर वफाक की वहदत पे पड़ता है, बुरा पड़ता है, वो एक सोचने वाली बात है। अदरवाइज जो वफाक में यहाँ हुकूमत बनने का या बिगड़ने का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वफाक की वहदत का या वफाक में कमज़ोरी का असर ज़रूर पड़ता है इस बात से कि जो बलूचिस्तान के अवाम के असल नुमाइंदे हैं उनको ना ही तो अक्सरियत लेने दी जाती है और ना ही उनको सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनने दिया जाता है। ये इसका मिसाल मैं आपको देता हूँ। पिछले 15 साल में एक डॉक्टर मालिक सिर्फ वाहिद वो शख्स आए हैं सूबे के चीफ मिनिस्टर जिनका जो एक छोटी सियासी जमात से या जो ग्रास रूट लेवल पे जो जमातें काम कर रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उन्होंने जो 2.5 साल हुकूमत की है वो पिछले 20, 25, 30 साल के उठा के देख लें आप, वो बेहतरीन हुकूमत थी उन तमाम हुकूमतों में से, और उसने डिलीवर किया। और ख़ास तौर पे उनके दौर में जो इंसर्जेंसी कम हुई है वो डायरेक्ट उनकी अच्छी गवर्नेंस की वजह से थी। तो ये तो कारसाज जो हैं, जो ताकतवर हैं, उनके सोचने की बात है। वफाक को कोई ख़तरा नहीं है। अगर कोई ख़तरा है तो वफाक को कमज़ोर करने वाली अलामतों को ख़तरा होगा। इस पर सोचें और इस पर गौर करें और असल लोगों को, असल नुमाइंदों को आने दें ताकि बलूचिस्तान वाले भी कुछ खुशहाली देख सके, वो भी जमहूरियत का कुछ फल पा सके जो हम पा रहे हैं। असल नुमाइंदों को चाहिए और वोटर को सोचना है कि असल नुमाइंदे के लिए वोट डालने जरूर निकलें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। 8 फरवरी और बलूचिस्तान का वोटर क्या सोच रहा है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। शहजाद साहब, बलूचिस्तान की हसासियत, इंतहा पसंद कौम परस्त तहरीकें, फ़िरका वारियत, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, हालात जूं के तूं रहेंगे, कुछ बेहतर होंगे, तब्दीली आएगी? देखिए, जो तो आपने रुझानात बताए हैं जो कि वहाँ के इलेक्शंस में कारफरमा होते हैं, जिनका जिक्र आपने किया, यही रुझानात दोबारा और हमेशा मेरे ख्याल में कुछ देर तक आने वाली, जो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर तक शायद लगता है ऐसे ही रहेंगे। वही सरदारान इलेक्ट होके आएंगे जो कि हमेशा इलेक्ट होके आते रहे हैं। नोटेबल्स, अगर सरदारान नहीं तो नोटेबल्स जो हैं, जो कि आज तक इलेक्ट होके आते रहे हैं, वही बदकिस्मती से इलेक्ट होके आते रहेंगे। वो अच्छी बात है, ये गलत बात है, उनको भी कोई ना कोई वोट देता है तो वो सामने आते हैं। तो ये कुछ डेमोक्रेसी के अंदर कुछ इस किस्म का भी सिलसिला है कि वोट देने वाले जो हैं उनको भी कोई थोड़ा सा, उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा अपना माइंड बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकें, और क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरी बात, जिक्र किया डॉक्टर मालिक साहब का, बेशक बड़ा अच्छा, वो 2.5 साल या जितना अरसा उन्होंने गुजारा चीफ मिनिस्टरशिप का, उसमें एक बहुत अहम पहलू जो हम भूल जाते हैं, उनका एक बहुत क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप था। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उस वक्त के कोर कमांडर साहब जो थे, उस कोर कमांडर के साथ अच्छे दोस्त हैं मेरे, नाराज मत हो, मुझे नाम बाकी में इस वक्त याद नहीं आ रहा। दोस्त भी कह रहे हैं, नाम भी याद नहीं आ रहा। हाँ, तो वो ने दोस्त से मुराद ये है कि अच्छा एक इज्जत का रिश्ता है ना, अच्छा उस तरीके से, तो वो ना बेचारे कह दें कि यार मेरा नाम भूल गया। लेकिन एक बहुत करीबी, वेरी क्लोज और पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप जिसने वो वाला हमें दौर दिया। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि बलूचिस्तान के इन इलेक्शंस में जो असल पार्टियां जो सामने उभर के सामने आएंगी, मैं उनके नाम आपको गिना देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अब इन दोनों में सख्त मुकाबला होगा बलूचिस्तान के अंदर, और तीसरी पार्टी होगी JUIF की। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, इनकी तो उम्मीदवार ही वहां पे नहीं है। यही कमाल है, यही कमाल है जरदारी साहब का, यही कमाल है मुस्लिम लीग नवाज का, यही कमाल है सेनेटरशिप देने का। 60 करोड़ के अंदर सेनेटरशिप बिक जाती है तो वो मिल भी जाती है वहां पे लोगों को। इस तरह के मामलात हैं जो कि बलूचिस्तान की सियासत। आपको लगता है ज्यादा कमाल जरदारी साहब दिखाएंगे या नून लीग दिखाएगी? क्योंकि जरदारी साहब नून लीग की हुकूमत में उनके साथ पहले भी कमाल कर चुके हैं बलूचिस्तान में। मेरा अपना ख्याल है कि जरदारी साहब का पलड़ा इस बार भारी है। हाँ, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब का पलड़ा भारी है। क्यूम सुमरो अकेला उनके नुमाइंदे के तौर पे बाप बना गया वहां पे बैठ के, समझिए उस वक्त को। तो इसलिए ये कमाल ही कमाल है जो वहां पे होते हैं, जाम कमाल साहब के अलावा। तो इसलिए मुझे यूं लगता है कि जैसे कि इस दफा वही कुछ होगा जो आज तक होता आया।
अब बेचारे बलूचिस्तान वाले जो हमारे भाई हैं वहाँ पे, उनको दे डिजर्व बेटर, और दिस ऑल दैट आई कैन से। डिजर्व बेटर, और उनको भी सोचना चाहिए, इफ्तिना चाहिए। इफ्तिखार साहब, बलूचिस्तान की अहमियत, अभी 2 जमातों बड़ी की बात, और ऊपर भी बात की जैम साहब ने कि बाप के बहुत से इलेक्टेबल्स इन 2 जमातों में, जिसको जो मिला वो ले गए हैं, इलेक्टेबल्स वहाँ मौजूद हैं। 8 फरवरी के जो बाद का सियासी बंदोबस्त है, वज़ीर आज़म का इंतखाब है, सेनेट का होना है, फिर सदर तक मामला जाएगा, ये बलोच इलेक्टेबल्स का ही किरदार रहेगा? जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे तो अपना रोल प्ले करेंगे। अगर कौमी असेंबली के रुकन बन के आते हैं तो उनको कोई रोल तो प्ले करना है। अगर सुबाई उनके आवाम की तरफ नहीं होना चाहिए कि वोटर का भी भला करें? आपका सवाल आवाम से मुतल्लिक है ही नहीं। मैंने तो कहा है कि ऊपर बात हुई, वोटर पर भी काम करने की जरूरत है। आपने वजारत की बात की है तो उसका भी जवाब ले लीजिए। आवाम की जब बात करेगी तो बड़ा अच्छा जवाब आपको दूंगा और आपको समझाऊंगा कि आवाम के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। आपने बात कुछ और की है, उधर ही रहे। सदारत के लिए उनके वोट की ज़रूरत है, कौमी असेंबली से भी मिलेगा, सेनेट में भी उनके वोटों की ज़रूरत है, जो वहाँ से सेनेटर जो मुंतखब होने। अब आपका सवाल आइए, जमाती वाबस्तगी से ज़्यादा कबायली 100%, ये दुरुस्त है। जितने कबायली मुंतखब होते आ रहे हैं, एक आधे के फ़र्क से वही चलेंगे। बलोच नेशनलिज़म और पख्तून नेशनलिज़म के बारे में यहाँ पे कहा गया कि कुछ फ़र्क पड़ा है, पश्तून्स को नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है वो इस दफ़ा कवर कर जाएंगे। मजहबी रुझानात JUI के हवाले से बिल्कुल हैं और शायद ज़्यादा कंसोलिडेटेड शेप में आएंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का बहुत इन्फ्लुएंस वहाँ पे हमने देखा पिछले दिनों में। तो वैसे ही आएगा जैसा आपने वहाँ पे एक सेटअप बनाया हुआ है और जिस सेटअप को सपोर्ट की जाती है वही आएगा। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ होती नज़र नहीं आ रही कि इसमें का अवाम की बात हो, क्योंकि अवाम को तो कुछ भी नहीं मिलना, पहले भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिलेगा। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 1970 से लेके अब तक 2023 तक पहले इल्ज़ाम लगता था पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट पे कि पंजाब की इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार को लूट के खा जाती है। लेकिन शुक्र है कि 1970 से लेके 2023 तक कोई वहाँ पे पंजाबी सेनेटर नहीं बनता, कोई पंजाबी मेंबर नेशनल असेंबली नहीं बनता, कोई पंजाबी सूबाई असेंबली का रुकन नहीं बनता। पैसा जो है NFC अवार्ड के मुताबिक उनको जा रहा है और उनके नुमाइंदों ने ही खर्चना है। अगर आज भी ये कहा जाए कि गैस नहीं मिल रही, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा, अगर हम एक कौमी असेंबली के हलके में गैस भी फराहम नहीं कर सकते तो फिर ये सोचने वाली बात है कि वो सारा पैसा जो उनको दिया जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कौन खर्च रहा है और किन मकासद के लिए वो खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ पे इसी प्रोग्रामों में बात हुई कि बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो नाजायज़ कारोबार है जो बिलियन ऑफ रुपीज़ का है वो किसकी निगरानी में हो रहा है और उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। आवाम के मसाइल वैसे ही हैं जैसे पंजाब के किसी जगह के मसाइल हैं, जैसे सिंध के लोगों के मसाइल हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के मसाइल हैं। पाकिस्तान के मसाइल एक जैसे हैं। मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इलेक्शन ट्रांसमिशन, अब तक मैं 16-17 प्रोग्राम कर चुका हूँ जो तीनों सूबों पर मुश्तमिल है। मैं हैरान रह गया हूँ कि मसाइल की नोयत तकरीबन सारी जगह एक जैसी है। तो इसको हल करने के लिए क़यादतें चाहिए और क़यादतें इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल होंगी, कबायली निज़ाम के सरदारों पे, नेशनलिज़म के हामियों पे, पख्तून नेशनलिज़म के हामियों पे और मजहबी रुझानात रखने वालों पे। दुरुस्त हो गया। पैनल की राय सामने है, लेकिन यकीनी तौर पर वो अपना हक ध्यान से इस्तेमाल करना है। ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जिन्हें अपने सामने जवाब दे कर सकें, जिनसे पूछें कि हमारे लिए क्या कानून साजी किया, हमारी जिंदगियों में क्या बेहतरी लाए हैं। ऐसे नुमाइंदे मुंतखब ना करें जो इलेक्ट हों और इस्लामाबाद जाके बैठें फिर आपको मुयस्सर ना हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।